हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में जो अपना हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यूनिट चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है और उससे बाहर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं जाता। फिर भी यदि आपके माइंड में कोई टॉपिक रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल के और बता देना, टॉपिक सजेस्ट कर देना, मैं उस पर और सेपरेट से वीडियो बना दूंगी। और यदि कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया तो मैंने हर वीडियो में आई थिंक ये बात बोली है कि यदि कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कि मैम यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो है वो और बना दूंगी। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो तो अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, किस तरह से इनकी फंक्शंस होती हैं, डेली लाइफ में क्या यूजेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, क्यों हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं वो देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जनरल सा थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, क्लासिफिकेशन होगा एंड नोमेनक्लेचर होने वाला है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज की कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं और क्यों हम कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या आती है, कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है यहाँ पे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, या फिर हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दोज कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अगेन बोल रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से देख लीजिएगा। दोज कंपाउंड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका जब हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस तो वहां से हमें ऑब्टेन क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक यूनिट है वो ऑब्टेन होती हैं। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। या फिर डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि ये तो हम जो बुक्स में पढ़ते हैं रटी रटाई डेफिनेशन वो हो गई। अब डेली लाइफ में यदि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे इंसान हैं वो आई थिंक रोटी तो खाते हैं। रोटी किसकी खाते हैं, गेहूं की खाते हैं। और गेहूं में क्या होता है, अपना ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज है वो क्या है, अपना कार्बोहाइड्रेट है। तो थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे हो कि डेली लाइफ में कहाँ पे अपना कार्बोहाइड्रेट है वो यूज होता है। अब साथ में जब इतना पता चल रहा है कि गेहूं में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये चीज भी पता चल रही होगी कि कार्बोहाइड्रेट है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आलू सभी ने देखा हुआ है। आलू में जब आप आलू को क्या करते हो, छील देते हो, ठीक है, या फिर उसे काट देते हो, देन आप उसे वॉश करते हो। तो वॉश करोगे तो जो वहां पे जो वाटर है जिसमें आपने उसे वॉश किया है, तो वहां पे देखिए क्या होता है कि आप ऊपर से जो पानी पानी होता है उसे तो निकाल दीजिए, तो आप देखोगे कि नीचे ना कुछ ऐसे व्हाइटिश मटेरियल बच जाता है। ठीक है, व्हाइटिश ऐसे थोड़ा सॉलिड सॉलिड पार्ट बच जाता है। वो सॉलिड क्या होता है, स्टार्च होता है। दैट मीन्स जो अपना आलू होता है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो अपने कंपाउंड्स होते हैं या फिर अलग अलग जो अपने फूड्स होते हैं, चीजें होती हैं, उनमें अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे डेली लाइफ में यूज कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट है उसे हम यूज करते हैं एज अ फूड। ठीक है, खाने के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को काम में लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी क्लासिफिकेशन, ये हम किस बेसिस पे करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है वो हमने देख ली कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन है उसकी यदि मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन जब भी आप किसी कंपाउंड का करते हो तो अलग अलग बेसिस मान के करते हैं ना हम, कि इस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जो सबसे पहला बेसिस होता है वो हमारा हम मानते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का देखिए मैंने क्या बोला कि जनरल से हमारा यूज कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का फूड में होता है। तो फूड, अब कुछ ना कुछ टेस्ट तो होता है ना फूड का। जस्ट लाइक यदि हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत मिठास तो आ रहा है ना, तो वो मिठास है वो किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यदि हम राइस खा रहे हैं तो उसमें भी जो टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होता है। तो जो सेपरेट सेपरेट अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट यहाँ पे होता है। हर किसी का एक अपना पर्टिकुलर टेस्ट होता है। तो हम टेस्ट के बेसिस पे किस तरह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। तो देखिए क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं टेस्ट के बेसिस पे, तो हमने क्लासिफाई किया है कार्बोहाइड्रेट्स को सुगर्स में और नॉन सुगर्स में। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, one is sugars and another which one is sugar
वन इज शुगर एंड अनदर इज नॉन शुगर्स, ठीक है। तो दो टाइप के अपने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं। अब हम वन बाय वन पहले शुगर्स का डिटेल्ड स्टडी करते हैं, देन नॉन शुगर्स का डिटेल्ड स्टडी करते हैं। यहाँ से देखिए मैं आपको बोल के सारे पॉइंट्स हैं वो बता देने वाली हूँ। यहाँ पे जो सारी चीजें वो समझने की है, थ्योरेटिकल अपने यूनिट है, ज्यादा इसमें कुछ रिएक्शन पोर्शन इतना है नहीं, मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल यूनिट है। तो मैं आपको सारी चीजें बोल के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको सिर्फ सुननी है चीजें, ठीक है। तो अच्छे से सुन लेना, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो इतना सारा सफिशिएंट नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो शुगर्स होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं, सॉरी शुगर्स हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर्स हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टेस्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। तो शुगर्स हैं, टेस्ट कैसा मिलेगा उनका, स्वीट होंगे, मीठे होते हैं टेस्ट में ये, ठीक है। जितने भी शुगर्स होते हैं, जितनी भी शर्कराएं होती हैं, सारे के सारे टेस्ट में मीठे होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। देखिए ग्लूकोज का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज है वो अपना मीठा होता है ना। अरे चीनी सारे लोग खाते हैं, चीनी मीठी होती है, किसकी वजह से होती है, ग्लूकोज की वजह से होती है। और वैसे भी ग्लूकोज पीते हैं तो उसमें मीठा पानी तो आता है, तो ये टेस्ट में मीठे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ग्लूकोज है वो इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। जब हमने उसे वाटर में घोल लिया तो उसके बाद नीचे कोई पीपीटी वगैरह तो नहीं बचता, कोई प्रेसिपिटेट तो नहीं बचता ना, अपना जो गिलास होता है जिसमें हमने उसे डिजोल्व किया है, या फिर चीनी को आप पानी में घोल रहे हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि नीचे कुछ अलग से पीपीटी बच गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देन यदि हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सारे के सारे जो शुगर्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी और सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो ये तो बात हुई शुगर्स की। अब शुगर्स हैं ये, ठीक है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज देख ली, लेकिन अब इन्हें भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि इनमें जो प्रेजेंट मोनोसैकेराइड यूनिट होती है उसके बेसिस पे जो अपने शुगर्स होते हैं इन्हें दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया फर्दर। कौन कौन से, एक तो होते हैं मोनोसैकेराइड्स और दूसरे होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है। क्या क्या होते हैं, पहला होता है अपना मोनोसैकेराइड एंड दूसरा होता है अपना ओलिगोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए मोनोसैकेराइड की यदि मैं बात करूं तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है CnH2nOn, और यहाँ पे n है, n में भी 2 to 10 हो सकता है यहाँ पे, यानी कि नंबर ऑफ n है वो यहाँ पे 2 से 10 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 2 से 10 के बीच में। तो यहाँ पे जो अपना इनका जनरल फॉर्मूला है वो तो क्या होता है, CnH2nOn होता है। अब मोनोसैकेराइड यूनिट है, इनकी खास बात क्या होती है कि इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, यानी कि इनकी जो एक यूनिट है वो उसी फॉर्म में रहती है। जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल जरूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट है वो प्रेजेंट होती है। अब मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इन्हें भी फर्दर फिर इनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे अगेन फर्दर इन्हें डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एल्डोस होता है और कीटोस होता है। एल्डोस देखिए नाम से पता चल रहा है, एल्ड, यहाँ पे क्या लग रहा है, अपना एल्ड लग रहा है। एल्ड मीन्स ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड होता है, वो क्या कहलाएंगे, हमेशा एल्डोस बोले जाएंगे। और दूसरा अपना कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोस बोलेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा और कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं हो सकता, ठीक है। डेफिनेशन पे जाइए, चीजों को कोरिलेट करिए एक दूसरे से कि या तो एल्डिहाइड होना है या फिर कीटोन होना है, इसके अलावा तो कोई तीसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना। तो यदि एल्डिहाइड है तो एल्डोस हो गया, और यदि कीटोन है तो क्या हो गया, कीटोस हो गया। तो ये तो क्लासिफिकेशन हुआ मोनोसैकेराइड का। अभी जो शुगर्स हैं उन्हीं का दूसरा पार्ट अपना बचता है ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है वो हम किस तरह से करते हैं, तो उससे पहले ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो अपने होते क्या हैं ये चीज हमें देखनी है। तो ओलिगोसैकेराइड्स की यदि मैं बात करूं तो हमने मोनोसैकेराइड में क्या बोला कि इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड्स ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं तो वहां से मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो ऑब्टेन होती हैं, और नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट है वो कितना हो सकता है, 2 to 10 हो सकता है। 2 से 10 तक कितनी भी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड या फिर ऐसा कोई भी शुगर जिसमें 2 to 10
2 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो प्रेजेंट होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स है उनके बेसिस पे इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है। किस तरह से कि यदि नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं, हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस कराने पे जो ऑब्टेन होने वाला नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो 2 होता है, देन हम इसे क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। और डाइसैकेराइड का एग्जांपल है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, माल्टोस हो सकता है, लैक्टोस हो सकता है। जब आपने लिया है माल्टोस शुगर, जब आपने लिया है लैक्टोस शुगर, तो जब आप इनका कराते हो हाइड्रोलिसिस तो यहाँ से 2 यूनिट्स हैं वो मोनोसैकेराइड की ऑब्टेन होती हैं। अब ये जो ऑब्टेन होने वाली दोनों यूनिट्स हैं ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। डिफरेंट कैसे हो सकती हैं, जस्ट लाइक 2 ग्लूकोज हो सकते हैं, 2 फ्रक्टोज हो सकते हैं, या फिर 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज हो सकता है, 1 ग्लूकोज 1 लैक्टोज हो सकता है। तो जो ऐड होने वाली मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जुड़ने वाली जो सारी की सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो या तो डिफरेंट ही होनी चाहिए या फिर सेम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। देन देखिए यदि हम लेते हैं, यदि हमने कोई ओलिगोसैकेराइड लिया, उसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो ऑब्टेन हो रही हैं। तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स यदि ऑब्टेन हो रही हैं देन हम उसे क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल अपना क्या होता है, रैफिनोस होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है टेट्रासैकेराइड। यदि अपना कोई ओलिगोसैकेराइड है, हमने उसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जो ऑब्टेन हो रहा है वो 4 होता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड बोलेंगे। और टेट्रासैकेराइड का जो एग्जांपल है वो क्या होता है, स्टाइकियोस होता है, ठीक है। स्टाइकियोस है वो टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल होता है। तो ये हमने क्या किया है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका जो फर्स्ट पार्ट है सुगर्स, उनका क्लासिफिकेशन किया है। उसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट आता है वो आता है नॉन सुगर्स। क्यों, क्योंकि हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, टेस्ट के बेसिस पे। तो जो मीठे होते हैं उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, सुगर्स बोलेंगे, और जो टेस्टलेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन सुगर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं वो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं वहीं से क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। देन देखिए यहाँ से अपना आता है नेक्स्ट नॉन सुगर्स। तो नॉन सुगर्स को हम और क्या बोल सकते हैं, यहाँ से पॉलीसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। नॉन सुगर्स को पॉलीसैकेराइड्स वो भी बोला जाता है। अब पॉलीसैकेराइड्स क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमने बात की मोनोसैकेराइड की तो वहां पे हमें पता था कि नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट है वो 1 होगा। हमने बात की ओलिगोसैकेराइड की तो यहाँ पे भी एक डेफिनेट नंबर हमने लिया हुआ था, एक सर्टेन नंबर हमने लिया हुआ था कि या तो 2 से 10 तक के बीच में कितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं नॉन सुगर्स की तो यहाँ पे तो कोई डेफिनेट नंबर ही नहीं है, कोई भी सर्टेन आइडिया नहीं है कि कितनी यहाँ पे मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो प्रेजेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। यानी कि जो जुड़ने वाली अपनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं उनका नंबर है वो कितना होता है, मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो जुड़ी होती हैं। 10 से तो ज्यादा ही होने वाली है, चाहे वो 11 ही हो, लेकिन 10 से तो ज्यादा ही होने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे बहुत बड़े एक नंबर पे मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो ऐड होती हैं और देन नॉन सुगर्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड हम इसे क्यों बोल रहे हैं, ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही है। इसके बाद नॉन सुगर्स हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। नॉन सुगर्स नाम से पता चल रहा है तो टेस्टलेस होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे कि ये या तो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या फिर स्पैरेंटली सॉल्युबल होते हैं, कि या तो वाटर में डिजोल्व ही नहीं होंगे, और यदि हो भी रहे हैं तो थोड़े बहुत आधे अधूरे डिजोल्व होते हैं, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होते वाटर में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या आता है कि ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट है ये मेंशन नहीं किया है। तो जो अपने पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और लगभग ब्राउन कलर के होते हैं। सुगर्स की यदि मैं बात करूं तो ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, और जो अपने नॉन सुगर्स हैं ये कौन से होते हैं, ब्राउन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनमें क्रिस्टल फॉर्म है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये बात हो गई अपनी नॉन सुगर्स की। अब नॉन सुगर्स में यदि मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, सेलुलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, एक्सेट्रा। अब स्टार्च है उसका मैंने बता दिया था आपको कहाँ पे होता है, आलू जो अपना होता है, पोटैटो जो अपना होता है उसमें प्रेजेंट कौन होता है, स्टार्च होता है। दूसरा अपना सेलुलोज, सभी ने पेड़ पौधे देखे हुए हैं,
तो पेड़ पौधे यदि सभी ने देखे हुए हैं तो यदि कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो उन्हें तो आई थिंक ये चीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, लेकिन मैथमेटिक्स वाले हैं तो वो भी नेचर से तो कोरिलेट कर ही पाएंगे ना। देखिए आपने कोई भी पेड़ देखा होगा, पेड़ में क्या होता है, जो तना होता है, स्टेम होता है, उस पर बाहर की तरफ जो छाल होती है, जो हार्ड पार्ट होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है वही तो हार्ड पार्ट होता है, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन होता है, सेलुलोज अपना होता है। तो कभी किसी ने यदि छाल खा के देखी होगी तो आई थिंक उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, तो ये टेस्ट लेस होता है, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई कुछ एग्जांपल्स। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने यहाँ से क्लासिफिकेशन देखा है। समरी, बिल्कुल मैंने समरी करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यदि नोट्स बनाने हैं तो आप इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए, जो भी चीजें मैंने बोली हैं उनसे अदर कुछ भी नहीं है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, जो जो भी था वो सारा का सारा मैंने बोल के एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपना क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वो हम करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड अपना क्लासिफिकेशन आता है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ reducing characteristic या फिर reducing characters, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स की यदि हम बात करें कि इनके बेसिस पे हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको, तो देखिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट्स में। ठीक है, दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अगेन देखिए वो ही रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएंगे और सेकंड वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा रिड्यूसिंग होता है कौन सा नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि टेस्ट के बेसिस पे था वो तो सिंपल सा था, हमने खा के देख लिया। ठीक है, जो मीठा लग रहा है वो हो गया शुगर, और जो मतलब जिसमें कोई टेस्ट नहीं आ रहा वो कौन सा हो गया, नॉन शुगर हो गया या फिर पॉलीसैकेराइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से शुगर्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं और किस बेसिस पे ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया होता है कि कोई भी ऐसा शुगर, कोई भी ऐसा आपका मोनोसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। मैं फिर से क्या बोल रही हूँ कि फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और सेल्फ इसका ऑक्सीडेशन होता है, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट है उन्हें ये रिड्यूस कर देता है। तो इस टाइप का कोई भी शुगर है वो कौन सा होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। और सेकंड वन अपना नॉन रिड्यूसिंग कौन सा हो जाएगा, जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता और खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होता, वो कौन सा हो जाएगा अपना नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो अब हम ये चीज कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा शुगर है वो तो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो देखिए इसके लिए हमारा सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, फिर से एक बार सुनिए कि ऐसा कोई भी शुगर जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि खुले रूप से प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा कोई भी शुगर है वो हमेशा ही फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन होगा। तो इस तरह के शुगर्स हम वो अपने कौन कौन से होते हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, सारे के सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। ठीक है, और क्यों होते हैं, या फिर चलिए ठीक है एक बार के लिए मैं इनका थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप बता देती हूँ। रिड्यूसिंग शुगर्स वो होते क्या हैं, शुगर्स which reduce Fehling solution and tolerance reagent तो इस टाइप के कौन से हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स हो जाएंगे। और एग्जांपल्स की यदि मैं बात करूं तो एग्जांपल्स ऑल मोनोसैकेराइड्स,
ऑल मोनोसैकेराइड्स और कुछ इस तरह के ओलिगोसैकेराइड्स या फिर कुछ इस तरह के डाइसैकेराइड्स जिनमें क्या होता है कि अपना जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम डाइसैकेराइड्स, नॉट ऑल, सारे के सारे जो डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते। अगेन बता रही हूँ, एक बार के लिए ध्यान रख लेना कि सारे के सारे जो डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। कुछ जो डाइसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे एग्जांपल्स में आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन से रिड्यूसिंग होते हैं, कौन कौन से रिड्यूसिंग नहीं होते। और आपको अच्छे से स्ट्रक्चर में देख के पता भी लगेगा कि कहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में है तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा, या फिर ये बॉन्डेड फॉर्म में है तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। सेकंड अपना आता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, शुगर्स विच डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, तो इस टाइप के जो भी शुगर्स हैं वो कौन से होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होंगे। और इसमें कौन से आएंगे, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स और ऐसे डाइसैकेराइड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। तो ये हो जाते हैं इसके एग्जांपल्स। तो ये तो हो गया अपना शुगर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। हमने दो बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो अपना क्लासिफिकेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए नॉमेनक्लेचर की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा होता है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे वाइड नॉमेनक्लेचर नहीं है अपना कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सिंपल सा है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमें सफिक्स है वो क्या ऐड करना होता है, ओस ऐड करना होता है, ठीक है। सफिक्स यहाँ पे क्या लगेगा, ओस लगेगा। सफिक्स कौन सा लगाना होता है, ओस लगाना होता है। जस्ट लाइक देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं वो बोले हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रैफिनोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो हर एक जो हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले रहे हैं वहां पे लास्ट में क्या लग रहा है, अपना ओस लग रहा है, ठीक है। तो सफिक्स हम कौन सा यूज करते हैं, ओस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट अपना आता है वो आता है कि हम ओस से पहले क्या लिखते हैं, ओस से पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसको, ठीक है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यदि CHO है देन हम क्या लगाएंगे, एल्ड लगाएंगे, ठीक है। एल्ड यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं। और यदि अपना फंक्शनल ग्रुप है वो होता है कीटोनिक देन हम क्या लगाएंगे, कीटो फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाता है एल्ड, यहाँ से क्या करेंगे देखिए, या यदि अपना होता है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक देन तो हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे, एल्ड लगाएंगे। और यदि अपना होता है कीटोनिक देन हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स कीटो लगाएंगे। तो एग्जांपल्स किस बेसिस पे हो सकते हैं, देखिए ओस हमें लगाना है यदि हमारा कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसे क्या लिखेंगे, एल्डोज लिखेंगे, ठीक है। चीज क्लियर हो रही है, हम उसे क्या लिखने वाले हैं, एल्डोज लिखने वाले हैं। यदि अपना कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन होता है देन हम इसे क्या लिखेंगे, कीटोस लिखेंगे। तो इस तरह से इनका करते हैं नॉमेनक्लेचर। अब यदि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो हम सबसे स्टार्टिंग में एज प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि अपने पास कोई भी एल्डोज है, ठीक है, कोई भी एल्डोज है तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना है 6 कार्बन नंबर के साथ, ठीक है। एल्डोज है और हमने यहाँ पे लिया हुआ है कार्बन नंबर है वो कितना होता है अपना 6 होता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे, एल्डोहेक्सोस इसे लिखेंगे, एल्डोहेक्सोस इसे लिखेंगे। यदि अपना कार्बन नंबर 6 के साथ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाला कोई भी कार्बोहाइड्रेट है देन हम उसे क्या लिखेंगे, कीटोहेक्सोस लिखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स क्या यूज करना है, फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स क्या यूज करना है, ओस। और बीच में हमें क्या लगा देना है, अपना जो कार्बन नंबर होता है वो लगा देना है। यदि कार्बन नंबर है वो होता है 5 तो हम क्या लिख देंगे, एल्डोपेंटोज लिख देंगे,
ठीक है, या फिर क्या लिख देंगे, कीटो पेंटोज लिख देंगे, कीटो पेंटोज लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में देखिए कोई बहुत ज्यादा वाइड नोमेनक्लेचर नहीं है, सिर्फ एक दो चीजें वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड स्टार्ट करेंगे अपना, और मोनोसैकेराइड में हमें स्पेसिफिक ग्लूकोज पढ़ना है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़नी है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस देखनी है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।